क्या थे गोलवलकर के राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना के विचार? मॉडल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? क्या आज आरएसएस और बीजेपी गोलवलकर के उस संरचना पर, उस मॉडल पर, पॉलिटिकल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल पर काम कर रही है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अंबेडकर नामा। ये बंच ऑफ थॉट यानी विचार नवनीत का चौथा अध्याय है। इसका नाम है सम्यक राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना, जिसमें गोलवलकर ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं उनको शेयर किया है। पूरा वीडियो सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरे इस चैप्टर में एक बार भी जाति, धर्म, क्षेत्र कोई चर्चा नहीं है। एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है और उसको आदर्श माना गया है। इसमें गांधी की भी चर्चा है, गांधी के ट्रस्टीशिप की भी चर्चा है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म की भी चर्चा है, और ये अपने पुरातन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह के मॉडल, कौन जाति कहाँ पे रहेगा, वो भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी आदर्श रूपी गोल मोल बातें हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा समझने की बात है। इसलिए पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। लिख रहे हैं गोलवलकर कि हमारे देश ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, परंतु इस व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि जन सामान्य को पर्याप्त प्रशिक्षित एवं प्रबुद्ध बनाया जाए। केवल अक्षर ज्ञान देने से उद्देश्य प्राप्ति नहीं होगी। हमारे राष्ट्र जीवन के राजनीतिक, आर्थिक आदि विविध पक्षों के विषय में दायित्व एवं भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक बनाना होगा। आगे लिख रहे हैं कि ऐसी ही प्रबुद्ध जनता सही प्रकार के प्रतिनिधियों का चयन करने में समर्थ होती है। दूसरी ओर अशिक्षित एवं अबोध सामान्य जनों को स्वार्थपूर्ण, संकीर्ण और अनैतिक प्रलोभनों से आकर्षित करना सरल होता है। ऐसे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपेक्षानुरूप अथवा वांछित प्रकार के नहीं हो सकते। सारी जनता को कम से कम आगामी चुनाव तक इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। इस प्रकार की असफलता से लोकतंत्र की क्षमता के प्रति मोहभंग होगा तथा शंकाएं जन्म लेंगी। तो आज जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, जरा उस पर भी नज़र डालेंगे तो समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं और अभी क्या चल रहा है। बीजेपी, आरएसएस किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही है। आगे गोलवलकर जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में लिख रहे हैं। लिखते हैं कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन की वर्तमान प्रणाली एक और विचित्र स्थिति सामने लाती है। एक डॉक्टर या वकील अथवा साधारण राजनेता, जिन्हें कृषि का ज्ञान शून्य होता है, ग्रामीण जनता के प्रवक्ता के रूप में चुना जाता है। निर्वाचित होने की योग्यता का मापदंड केवल वोटों की तोड़जोड़ करके चुनाव जीतने से निर्धारित होता है। पिछले 4 दशकों में उभरते ऐसे नए नेता और प्रतिनिधियों का वर्ग इस दोषपूर्ण प्रणाली की उपज है, जिन्हें प्रतिनिधि कोट अनकोट प्रतिनिधि कम और निर्वाचित होने की योग्यता का मापदंड केवल वोटों की जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतने से निर्धारित होता है। पिछले 4 दशकों में उभरते ऐसे नए नेता और प्रतिनिधियों का वर्ग इस दोषपूर्ण प्रणाली की उपज है, जिन्हें प्रतिनिधि कम और राजनेता अधिक कहा जा सकता है। यहाँ पर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का एग्जाम्पल कोट करते हैं और बड़ा बेहतरीन कोटेशन है। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। सन 1965 के भारत पाक युद्ध के समय एक आघातकारी उदाहरण देखने को मिला। अपनी सीमाओं की ओर की नहरें सूख गई थी क्योंकि बांध से पानी छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि पाकिस्तान की ओर की नहरें पूरी तरह लबालब बह रही थी। रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री के साथ अपनी भेंट में मैंने जानना चाहा कि नहर में पानी न देने का क्या कारण है और क्या इससे फसलें सूखने, खाद्यान्न की कमी और आंतरिक मोर्चों पर ढिलाई जैसे दुष्परिणाम नहीं होंगे। मंत्री ने उत्तर दिया कि नहर में पानी बहना सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरा है
क्योंकि इससे चमक पैदा होगी जिस पर शत्रु आसानी से निशाना लगा सकेगा। क्या पाकिस्तान की ओर बहती नहरों में यह जोखिम नहीं है? मेरे इस प्रश्न क्या उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उसके कुछ दिन बाद एक वरिष्ठ मंत्री से भेंट हुई। मैंने उनसे उप मंत्री के उत्तर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतया निराधार है, क्योंकि उप मंत्री को इस विषय का तनिक भी ज्ञान नहीं है। आगे लिख रहे हैं कि इस प्रकार अपने दायित्वों से पूर्णतया अनभिज्ञ प्रतिनिधि ऐसे महत्वपूर्ण दायित्वों का प्रभार संभाल रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञ ऐसी परिस्थिति में असहाय हो जाते हैं। उन्हें ऊपर के आदेशों का पालन करना है। सर्वविदित है कि बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की विनाश लीला का तांडव होता है। मैंने एक सेतु विशेषज्ञ रेल अभियंता इंजीनियर से पूछा कि क्या पुलों की संख्या व लंबाई का निर्धारण करते समय जल प्रवाह के कारण आने वाली बाढ़ को ध्यान में रखा गया था? उसने माना कि ऐसा नहीं किया गया था। उसने कहा कि ऐसे विषयों पर प्रायः विशेषज्ञों के मत को महत्व नहीं दिया जाता है, इसके बजाय राजनीति या अन्य कारकों को ही ध्यान में रखा जाता है। चलिए, गोलवलकर साहब तो आरएसएस के गुरु थे, बाबा थे। आज बीजेपी सरकार जिस तरह के मंत्री बना रही है, इस उनके कोटेशन से आप जरा तुलना करके आप देखें कि क्या बन रहा है अभी। आगे लिख रहे हैं कि यह वर्तमान निर्वाचन पद्धति बड़ी बाधाओं से उपजी एक बाधा है। इसका निवारण कैसे हो? एक मार्ग तो यह हो सकता है कि दोनों प्रकार साथ साथ चलने दिए जाएं। पहला, जनसंख्या के आधार पर वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, और दूसरा, विभिन्न व्यवसायों व योग्यताओं पर आधारित व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय में राष्ट्र जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र से चयन किए गए प्रतिनिधियों का समावेश वांछित है। जैसे कृषि जगत का प्रतिनिधि कृषि विशेषज्ञ। इससे निर्वाचित समूहों को समाज की सभी आवश्यकताओं व क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने तथा कुछ हद तक असंतुलन दूर करने में सहायता मिलेगी। ये मॉडल को पूरा सुनिए और वर्तमान भाजपा की जो कार्यशैली है उससे खाली समीक्षा करते रहे। आगे पंचायत की चर्चा कर रहे हैं, दिलचस्प है, जरा सुनिएगा। लिख रहे हैं कि प्राचीन काल से प्रचलित ग्राम पंचायत प्रणाली हमारे देश के आर्थिक सामाजिक ढांचे की आधारशिला रही है। समाज के विविध वर्तमान दायरों से अष्ट प्रधान समिति का गठन ही पंचायत है। यह 8 सदस्यीय मंत्री परिषद राजा की परामर्शदात्री होती है। पंचायत का दायित्व व्यवसायिक होता है। वस्तुतः उन दिनों का जीवन आज जैसा नहीं था। उस समय मुख्यतः 4 व्यवसायिक समूह होते थे। पहला समूह उन लोगों का था जो भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञानों के अध्यापन के प्रति समर्पित थे। ये ब्राह्मण नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ब्राह्मण है। दूसरे में वो लोग थे जिनको प्रशासन चलाने का दायित्व था। तीसरे वर्ग व्यापारियों का था और चौथे वर्ग में वे लोग थे जो कृषि व संबंधित हस्तकलाओं में संलग्न थे। एक पांचवा समूह भी था जो जंगल में रहकर शिकार व वन्य उत्पाद से अपनी जीविका चलाता था। इन्हें निषाद कहा जाता था। संपूर्ण समाज के हित में पंचायत इन 5 वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था। अब देख लीजिए, यहाँ वर्ण जाति का बात नहीं बोले हैं, गोलमोल बात है, लेकिन स्पष्ट है कि इसमें जो है वर्ण व्यवस्था की बात है। आगे लिख रहे हैं कि आजकल प्रायः पंचायत राज का उद्घोष सुनाई पड़ता है, परंतु संपूर्ण तंत्र विकृत हो गया है। व्यवसायिक योजना का स्थान जातिवाद व गुटवाद ने ले लिया है। आज रहते गोलवलकर साहब तो आज धर्म भी देखते, क्या हिंदू मुस्लिम लव जिहाद चल रहा है, रहते तो मजा आता, आपको भी पता लगता। पंचायत में प्रायः कुख्यात गुंडों का चयन हो जाता है। जातिवाद की दुहाई, धन का प्रलोभन, भय तथा शारीरिक आक्रमण निर्णायक तत्व बन गए हैं। व्यवसायिक गुणों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जो भी हो, विकृतियों को ठीक तो करना ही होगा। आगे लिख रहे हैं कि हर
क्षेत्र के नेक नियत एवं सामाजिक चेतना संपन्न लोगों को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें अपने प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य को स्वच्छ एवं क्रियाशील आधार देते हुए खड़ा करना आवश्यक है। पंचायत के लिए सर्वसम्मत अथवा निर्विरोध चुनाव इस दिशा में महत्वपूर्ण पग होगा। स्वस्थ एवं सुदृढ़ संरचना का आधार सुनिश्चित करने के लिए चुनाव नियमों व मतसूचियों में समुचित सुधार की आवश्यकता है। आजकल तो ईवीएम है बाबा। इस हेतु आवश्यक होने पर संविधान में भी उचित संशोधन किए जा सकते हैं। गोलवलकर साहब संशोधन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो संविधान ही बदलने की चर्चा हो रही है। बहरहाल आगे लिखते हैं कि इससे विभिन्न वर्गों में आपसी सहयोग की भावना जगाने एवं उनकी आवश्यकताओं व हितों में सामंजस्य बिठाने में सहायता मिलेगी। निसंदेह यह उपक्रम इतना आसान नहीं है और इसमें अनेक बाधाएं उत्पन्न होंगी, परंतु यह प्रयोग परीक्षण करने योग्य है। इसके लाभकारी परिणाम निकल सकते हैं। आगे लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संरचना के विषय में भी हमारे परंपरागत विचार हैं, जो केवल आर्थिक पक्ष पर बल नहीं देते। हमने अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र की संज्ञा दी। आज यह नीति केवल राजनीति बनकर रह गई है, परंतु हमारी पुरातन मान्यता में अर्थ व राजनीति दोनों एक ही शब्द में समाहित हैं। आजकल दोनों में अर्थशास्त्र अधिक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। इस संबंध में समाजवाद को इसका आदर्श माना जाता है, इसलिए इसके वास्तविक सार तत्व को समझना नितांत आवश्यक हो गया है। श्रेणी समाजवाद, अराजकतावाद, श्रमिक संघवाद, साम्यवाद आदि समाजवाद के विभिन्न स्वरूप कहे जाते हैं। वे चाहे कुछ भी हों, हम शब्दों के दास क्यों बने। यह सर्वथा उचित होगा कि हम अपनी इस भूमि की प्रतिमा को प्रतिबिंबित करने वाली मूल विचारधारा के अनुरूप नया चिंतन प्रारंभ करें। हाँ, अन्य विचारों में यदि कोई सकारात्मक तत्व हों और हमारे लिए उपयोगी हों तो उन्हें अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ गौर कीजिएगा, मैं रिपीट करता हूँ लाइन, कि हम अपनी इस भूमि की प्रतिमा को प्रतिबिंबित करने वाली मूल विचारधारा क्या है, ये समझिए, वर्ण व्यवस्था है। ये रिपीट कर रहा हूँ। चलिए आगे लिख रहे हैं कि समाज का मूल सिद्धांत आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण है। समाजवाद इस पर भी बल देता है कि यह विकेंद्रीकरण ठीक और न्यायसंगत होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई मतभेद नहीं हो सकता, परंतु जैसे ही विकेंद्रीकरण की न्यायसंगतता और औचित्य के निर्णय के अधिकार का प्रश्न उठता है, मतभेद उभरने लगता है। वह निर्णायक अभिकरण कौन सा हो, क्या तरीका हो उसका। इन दिनों यह प्रवृत्ति बल पकड़ती जा रही है कि विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, अर्थात आर्थिक शक्ति केंद्रों के स्थान पर राज्य को ही अपने पास सब अधिकार केंद्रित करने चाहिए। केवल राजनीतिक शक्ति केंद्र ही प्रभावशाली होने चाहिए, जिसके पास उत्पादन के समस्त साधनों का एकाधिकार हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आगे लिख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक सत्ता सर्वशक्तिमान हो जाती है और संपूर्ण समाज राजनीतिक प्रभुओं का दास बनकर रह जाता है। राज्य द्वारा खैरात में दी गई शक्ति के जनसामान्य के भाग्य में आती है। राज्य द्वारा खैरात में दी गई शक्ति ही जनसामान्य के भाग्य में आती है, जिसका समय, प्रकार व मात्रा भी शासक ही निर्धारित करते हैं। सर्वशक्तिमान राज्य का पिछलग्गू बनकर संतुष्ट हो जाना ही जन सामान्य की नियति बन जाती है। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, 5 किलो अनाज, पूरा केंद्रीकरण हो गया है, पूरा हर तरीके से राज सत्ता वही बात कर रहे हैं। सीधा अभी उल्टा काम हो रहा है, गोलवलकर के विचारों से उल्टा काम हो रहा है। आगे लिख रहे हैं कि इस दिशा में विदेशों में किए गए अनेक प्रयोग जनहित करने में सफल नहीं रहे हैं, अक्षम रहे हैं। पहला प्रयोग प्रवाह में उन्होंने व्यक्ति के घर के स्थान पर सामूहिक किचन पकाने खाने की योजना की।
उन्होंने यह प्रयोग भी किया कि बच्चे अपने माता पिता की व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की संपत्ति है, अतः शिशुओं का पालन पोषण व दुग्धपान आदि सामूहिक रूप से कराया जाए। माताएं निश्चित मध्यावकाश में जाकर अपने शिशुओं को दुग्धपान कराएंगी। इस बात की क्या गारंटी है कि इतने कम समय में माँ इस विशाल भीड़ में अपने बच्चों को खोज ही लेती होंगी? इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। संयोगवश उसे जो शिशु मिल जाए उसे ही दुग्धपान करा दें और तुरंत अपने काम पर लौट जाएं। अगर भारत में ऐसा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था टूटने लगेगा। बहरहाल आगे लिख रहे हैं कि इन प्रयोगों के कटु अनुभवों के बाद उन्होंने अब यह सीखना प्रारंभ किया कि मनुष्य एक मशीन यंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट स्वभाव, क्षमता व रुचियां होती है। जब मानव जीवन की इस वैशिष्ट्य की उपेक्षा की गई और सभी को निर्जीव यंत्र का पुर्जा मात्र मानकर व्यवहार किया गया, तब असंतोष पनपा। इससे अनेक संघर्ष उत्पन्न हुए और क्षमता का ह्रास हुआ। परिणाम स्वरूप इन्हें ऐसे प्रयोगों को छोड़ना पड़ा। यद्यपि प्रयोगों एवं संभावनाओं की खोज की भावना प्रशंसनीय है, परंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि हमें भी इस पर निस्सार प्रयोगों में उलझना चाहिए। अब आगे गांधी की ट्रस्टीशिप की बात करते हैं और वो सुनिए, दिलचस्प है। उसका एनालिसिस जो करते हैं और जो अपना विकल्प देते हैं, सुनने लायक है। लिख रहे हैं, अब हम इस समस्या पर स्वतंत्र रीति से विचार करें कि अर्थ शक्ति के न्यायसंगत एवं समुचित विकेंद्रीकरण के मूलभूत सिद्धांतों को सर्वोत्तम व्यवहारिक रूप देना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। महात्मा गांधी ने इस भूमि के जीवन दर्शन एवं परंपराओं के संबंध में अपनी अवधारणा के आधार पर न्यास भावना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का। इसके अनुसार मानव की उत्पादन क्षमता की प्रेरणा पंगु नहीं होती, उससे अधिकाधिक उत्पादन करने का आह्वान किया जाता है, किंतु उसे स्वयं को उस सारी संपत्ति का स्वामी नहीं मानना चाहिए। वह तो अनिवार्यतः समाज की ही होती है। समाज सेवा में इसका उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उसे स्वयं को उस संपत्ति का न्यासी समझना चाहिए, ट्रस्टी समझना चाहिए। ये गांधी के आइडिया को डिस्कस करते हैं और अब जो है एनालिसिस कर रहे हैं कि यद्यपि यह दृष्टिकोण पुरातन हिंदू विचारों से मेल खाता है, तथापि इसमें गंभीर दोष है। आधुनिक युग में मानव मन इतना दुविधाग्रस्त एवं विकृत हो गया है कि जहां उसे अपने लाभ की संभावना नहीं दिखती, वहां वह अपनी क्षमता व इच्छा का आह्वान पर केंद्रीकरण नहीं कर पाता। हमें यह कारक भी ध्यान रखना होगा। आयकर का ही उदाहरण ले, इनकम टैक्स। सरकार ने इतना उच्च कराधान किया है कि एक निश्चित सीमा के बाद उत्पादक अपने उत्पाद के 100 रुपये में से केवल 2.5 रुपये ही बचा पाता है। बाप रे, 97.5 टैक्स कब था देखना पड़ेगा। आगे लिख रहे कि ऐसी परिस्थिति में उत्पादक स्वाभाविक रूप से अनुभव करेगा कि इतना अधिक उत्पादन करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसे कम उत्पादन से ही अधिक धनार्जन हो सकता है। तात्पर्य यह है कि वह या तो कम उत्पादन करेगा अथवा टैक्स बचाएगा। ऐसा अनुभव केवल हमारे देश में ही नहीं हुआ, विदेशों में भी हुआ है। इस संबंध में एक उल्टा उदाहरण पश्चिमी जर्मनी का है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, अतः अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के प्रोत्साहन पर लगे सभी प्रतिबंध व अंकुश हटाने का निश्चय किया। तत्पश्चात वहां संपत्ति के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की उत्तम योजना बनाई गई। यह विधि पश्चिमी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में, अग्रगामी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। विश्व का औद्योगिक अनुभव भी इससे भिन्न नहीं है। जब श्रमिक को यह अनुभव होता है कि उसे प्रतिफल नहीं मिलेगा, तब उसे अपने कार्य करने के प्रति कोई मनोयोग और उत्साह नहीं रह जाता। आगे लिखते हैं कि अतः हमें ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी। इनका अब मॉडल सुनिए, इनका सॉल्यूशन सुनिए।
और अभी अडानी, अंबानी, मोदी, शाह साहब की राजनीति और अर्थनीति को इस मॉडल से समझने की कोशिश करिए। अतः हमें ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जो व्यक्तिगत अभिरुचि को जीवंत बनाए रखे और साथ ही साथ उत्पादित संपत्ति का भी केंद्रीकरण भी किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें व्यक्ति पर अंकुश लगाने होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना संकुचित अर्थ नहीं दिया जा सकता कि जिससे आम समाज के हितों की ही हानि हो। संपत्ति के किंचित संचय और उपभोग की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कतिपय सीमाओं में इस ढंग से मर्यादित करना होगा कि समाज के शेष लोगों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित हो सके तथा संपन्न व सुखी भौतिक जीवन के समान अवसर सभी को उपलब्ध हो सके। भारत में गरीबी सबसे ज़्यादा है। अभी बाबा अगर होते तो आपसे ये सवाल पूछा जाता। बहरहाल आगे लिख रहे हैं कि यही हिंदू दृष्टि की प्रतिभा संपन्न परिलक्षित होती है जो व्यक्ति के मन को इस सामंजस्य के लिए तैयार करती है। अनंत के सच्चे स्वरूप के विषय में उसे शिक्षित संस्कारित किया जाता है और उसके समक्ष भौतिक विलास का ही लक्ष्य नहीं रखा जाता, क्योंकि उससे उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए उसे भौतिक निर्भरता से ऊपर उठना होगा। तब उसे अनुभूति होगी कि उसके चारों ओर विद्वान समस्त जन उसी परमात्मा के अभिव्यक्त रूप हैं और उनके द्वारा उसकी श्रम साधना के फलों का उपभोग उसके निजी आनंद के समकक्ष ही है। अब तो ये अडानी अंबानी साहब से पूछना चाहिए कि भाई संतुष्टि हुआ कि नहीं, कितने पैसे चाहिए। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई मतलब एक भौतिक सुख का लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अडानी साहब तो दुनिया के अमीर आदमी के लिस्ट में हैं। चलिए अब फाइनल पॉइंट्स। इस जीवन दृष्टि की पृष्ठभूमि में ही संतुलन बना सकना संभव है। व्यक्ति को अपनी व अपने परिवार की आवश्यकताओं एवं दायित्वों की पूर्ति हेतु संपत्ति के अधिकार का आश्वासन दिया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार भी मर्यादित होना चाहिए। ये नोट कीजिएगा, आज पूछिए सरकार से ये क्या संपत्ति का अधिकार जो है मर्यादित है। अर्थात सुख उपभोग को निश्चित सीमा के भीतर पूर्ण करने की स्वतंत्रता के साथ ही समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दायित्व का अनुबंध एग्रीमेंट की समाज के हर तबके को जरूरी है। इस प्रकार अर्थनीति की एक मोटी रूपरेखा खींची जा सकती है जो वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रोत्साहन को बनाए रखने तथा विकेंद्रीकरण की सम्यक प्रणाली को सुनिश्चित कर सके। आइडियल मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप सोचिए, जो अभी अर्थनीति है सरकार की, भाजपा सरकार की, आरएसएस की बैक्ड भाजपा सरकार की, क्या उसमें संपत्ति का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कि गरीबी बढ़ती जा रही है कि कम हो रही है, ये आपको तय करना है। और गोलवलकर इसलिए मैं पढ़ के समझा रहा हूँ कि कैसे आरएसएस का और इनके अनुषांगिक जो एलाइड संगठन है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और धन संग्रह राज सत्ता ही सत्य है, बाकी आदर्श बातें हैं। और कंक्लूडिंग पोर्शन में लिख रहे हैं गोलवलकर कि सफलता के मानवीय दृष्टिकोण का समुचित गठन परमावश्यक है। समाज को उचित जीवन दर्शन से अनुप्राणित करना होगा। लोगों में यह क्षमता होनी चाहिए कि आत्म केंद्रित प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सके और स्व बांधवों के सुख दुख में एकाकार हो सकें। इसके लिए जागृत करना होगा आत्म अनुशासन। केवल उसी से समरसतापूर्ण समायोजन संभव है। राष्ट्र वैभव के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सहकारी प्रयास की अभिप्रेरणा भी उदीप्त करनी होगी। इस प्रकार ऐसी सामाजिक संरचना खड़ी हो जाए जिसमें व्यक्तियों को जीवन के सर्वोच्च ध्येय के संबंध में सम्यक दृष्टि प्राप्त हो, समस्त समाज के प्रति प्रेम और आत्मीयता की भावना छलकती हो तथा आत्मा अनुरूप होने का भाव विद्यमान हो। इसमें पूरे चैप्टर में जाति धर्म कुछ नहीं है, एक आदर्श मॉडल है। अब ये बीजेपी आरएसएस से पूछिए ये पूरा सुनकर कि जो ये आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है क्या आपके गवर्नेंस में दिख रहा है? ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। चैप्टर 4 है, पेज नंबर 28 से लेकर और
34 तक है। आप जाइए, इसको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।